Hello everyone, welcome back to our lecture series of immunology. Today I am going to tell something about lymphoid organs. Okay, इस वीडियो में हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को कवर करेंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इस वीडियो में शायद कवर नहीं हो पाएगा तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। आज हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को कवर करेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते क्या हैं? बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे इम्यून सिस्टम की सेल्स या तो ओरिजिनेट होती हैं या तो मैच्योर होती हैं या वहाँ पे रिसाइड करती हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ इम्यून सेल्स डेवलपमेंट, मैच्योरेशन या रिसाइडिंग होती है। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तो और हमें ये सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सबसे पहले प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। बाय मिड टू लेट गेस्टेशन HSCs टेक अप रेजिडेंस इन द बोन मैरो विच रिमेन्स द प्राइमरी साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस थ्रू आउट एडल्ट लाइफ। जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी में, तो डेवलपमेंट के दौरान जो लेट गेस्टेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड में जो लेट गेस्टेशन फेज होता है, उस टाइम पे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं, HSCs मीन्स होते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स लेट गेस्टेशन पीरियड में बोन मैरो में जाकर के वहाँ पे रहने लग जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद से वही बोन मैरो ही हमारा हीमेटोपोइसिस या ब्लड सेल या इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट की साइट बन जाता है। ठीक है, हुआ क्या, लेट गेस्टेशन पीरियड में ये बता दिया गया HSCs को कि अब जाओ तुम बोन मैरो में रहो और तुम्ही को अब जीवन भर क्या बनाना है, हीमेटोपोइसिस की प्रोसेस से ब्लड सेल्स बनाना है, या तो उसको हम इम्यून सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सेल्स WBCs क्या होती है, इम्यून सेल्स होती हैं। तो HSC हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ही पूरी लाइफ में बोन मैरो में रह करके ये काम करती है। ठीक है, मतलब हीमेटोपोइसिस का काम करती है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। अब bone marrow maturation of all erythroid and myeloid cells and in humans and mice the maturation of B lymphocyte। अब bone marrow होता क्या है? bone marrow maturation site होती है जितनी भी हमारी erythroid and myeloid cells हैं। इराइथ्रॉइड सेल्स मतलब RBCs और माइलॉइड सेल्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं। माइलॉइड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आती हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, ये जितनी भी हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सारे के सारे माइलॉइड सेल्स होते हैं लिम्फॉइड सेल्स को छोड़ करके। तो लिम्फॉइड सेल्स को छोड़ करके, लिम्फॉइड सेल्स में भी जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहीं पे मैच्योर होते हैं बोन मैरो में। तो केवल टी लिम्फोसाइट को छोड़ करके बाकी सारी की सारी सेल्स जो होती हैं इम्यून सिस्टम की, वो बनती भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी बोन मैरो में ही होती हैं। ठीक है, HSCs जो होती हैं, ऐसा नहीं होता कि HSCs केवल बोन मैरो में ही पाई जाती हैं। HSCs ब्लड में भी स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं, लेकिन ये बात पहले पता नहीं थी। बाद के रिसर्चेस में ये क्लियर हुआ कि जो HSCs हैं उनका स्मॉल अमाउंट ब्लड में भी पाया जाता है। तो इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि HSCs आर ऑल्सो फाउंड इन ब्लड एंड में नेचुरली रीसर्कुलेट बिटवीन दी बोन मैरो एंड अदर टिश्यू। इससे पहले क्या होता था, जो HSCs होती थी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, इनको आइसोलेट करने के लिए बोन मैरो में से उनको निकालना पड़ता था, ऑपरेशन किया जाता था। ऑपरेशन करने के बाद HSCs को बोन मैरो में से निकाला जाता था। अगर HSC किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गई कि उसकी HSCs काफ़ी अमाउंट में किल हो गई, तो इन HSCs को ट्रांसप्लांट किया जाता था बोन मैरो में से, या बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था जिससे HSCs फिर से ब्लड सेल्स को बना सकें। लेकिन बाद में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उससे प्रूफ हो गया कि ये ब्लड में भी बहुत स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं। तो अगर हम वहाँ से इसको सेपरेट कर सकें तो हमें बोन मैरो से इसको ऑपरेट करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात की स्टडी में ये सारी चीज़ें प्रूव हो पाई हैं। ठीक है, अब चलिए बोन मैरो जो हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का सबसे मेन ऑर्गन है उसको आज हम पढ़ते हैं, बोन मैरो क्या होता है। ठीक है, बोन मैरो सपोर्ट सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ HSCs इनटू मैच्योर ब्लड सेल्स। बोन मैरो में HSCs रहती हैं जैसा कि गेस्टेशन के बाद से रहने लग गई थी।
तो बोन मैरो में जो HSCs होती हैं वो सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है और फिर डिफ्रेंशिएट होने की भी उनमें कैपेसिटी होती है। ये क्या करती हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं सभी ब्लड सेल टाइप्स में। इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये डिफ्रेंशिएट होकर के कई सारे ब्लड सेल टाइप्स बना सकती हैं और ये खुद से रिन्यू भी हो सकती हैं। खुद से इनमें डिवीज़न होता है जिससे अपने आप को रिन्यू करती रहती हैं। एंड मेंटेन पूल ऑफ HSC थ्रू आउट द लाइफ, और एक पूल बना के रखती हैं। HSC का मतलब एक तरह से अपने आप को रिन्यू करके पूरे लाइफ भर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो पूरी लाइफ भर ये अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। डिवीजन की कैपेसिटी इनमें अच्छी होती है। ठीक है, अब देखिए HSCs के बारे में इतनी बात हो गई। अब हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो में HSC रहती है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद बोन मैरो में कई सारे सेल टाइप्स और भी होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो उन कुछ सेल टाइप्स के बारे में हम जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसके अलावा और भी सेल टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही सेल टाइप्स होते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट पहली सेल टाइप्स है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, इससे नाम पता चल रहा है कि बोन की जो सेल्स हैं, जो बोन मैरो में ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं, जो बोन की सेल्स बनाती हैं एंड कंट्रोल द डिफरेंशिएशन ऑफ HSCs। बोन सेल्स की फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्ट करेंगी। किसी भी सेल के आगे अगर ब्लास्ट लगा होता है मतलब वो फॉर्म करने वाली सेल होती है, और अगर क्लास्ट लगा होता है, CLASTS लगा होता है, तो मतलब वो डिग्रेड करती है किसी पर्टिकुलर सेल टाइप को। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट है तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल को बनाएगी, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होगी वो बोन सेल को डिग्रेड करेगी। ठीक है, तो ये B और C में डिफरेंस हो जाता है इसकी मीनिंग में। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बोन को जनरेट करती हैं और HSCs के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करती हैं। ऐसा नहीं कि वो डिफरेंशिएट होती चली जा रही है अनलिमिटेड विदाउट किसी ज़रूरी की नेसेसिटी के, वो ऐसा नहीं होता कि HSCs हमेशा ही डिफरेंशिएट होती है। कंट्रोल्ड अमाउंट, कंट्रोल्ड कंडीशन में डिफरेंशिएशन इनका होता है और कंट्रोल करने का काम ऑस्टियोब्लास्ट सेल करती हैं। उसके अलावा एंडोथीलियल सेल्स होती हैं। एंडोथीलियल सेल्स क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होती हैं और ये भी रेगुलेट करती हैं HSCs के डिफरेंशिएशन को। एंडोथीलियल सेल्स ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती हैं, जो इनर लाइनिंग, जो नॉर्मल हमारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं वहाँ भी एंडोथीलियल सेल्स पाई जाती हैं। तो यही लिखा हुआ है, लाइन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट होगी, क्योंकि बोन मैरो जो होता है उसमें ब्लड की सप्लाई भी होती है तो वहाँ एंडोथीलियल सेल्स तो होंगी ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। रेटिकुलर सेल्स। रेटिकुलर सेल्स एक टाइप की सेल्स बोन मैरो में पाई जाती हैं जो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रेटिकुलर सेल्स एक तरह से नेटवर्क टाइप का बना लेती हैं, जाल जैसा बना लेती हैं, जिससे वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बोन मैरो को, एक पर्टिकुलर एक शेप और सपोर्ट का देने का काम करती हैं रेटिकुलर सेल्स। इसके अलावा कुछ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि ये देखते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो हीमेटोपोएटिक सेल्स हैं, और जो HSCs से बनी हुई जो हीमेटोपोएटिक सेल्स हैं या HSCs का जो रिलीज है ब्लड में उसको कंट्रोल करते हैं। बोन मैरो से ब्लड में जो रिलीज होता है हीमेटोपोएटिक सेल्स का, उसको कंट्रोल करने का काम सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स करते हैं। तो 4 टाइप के सेल टाइप्स हमने देख लिए। पहला तो हो गया ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो हमारी बोन सेल्स की फॉर्मेशन का काम करती है। इसके अलावा एंडोथीलियल सेल्स हो गई, रेटिकुलर सेल्स हो गई और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हो गई, ये हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है फाइनली इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द बोन मैरो इज नॉट ओनली फॉर द साइट ऑफ lymphoid एंड माइलॉइड डेवलपमेंट, बट इट इज ऑल्सो साइट टू विच फुली मैच्योर माइलॉइड एंड lymphoid सेल्स कैन reside और लिव। अब ये वही पॉइंट लिखा हुआ कि माइलॉइड और lymphoid डेवलपमेंट के साथ साथ ये इसका और क्या फंक्शन होता है कि इसमें जब तक ज़रूरत ना हो, मान लीजिए कि ब्लड सेल्स बन गई हैं या हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स उसमें बन गई हैं, तो जब तक उनकी ज़रूरत ब्लड में रिलीज़ होने की नहीं है तब तक वो बोन मैरो में ही रह सकती हैं, और रिलीज़ करवाने का काम इसके अंडर में होता है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के कंट्रोल में रहता है कि कब उसको रिलीज़ करवाना है ब्लड में। हर चीज़ रेगुलेटेड फॉर्म में होती है बॉडी के अंदर, इसीलिए इसका रेगुलेशन भी होता है कि ब्लड सेल्स वहाँ बन गई हैं, कब तक वहाँ रहेंगी, जब तक उनको कहा ना जाए कि अब चाहो तुम ब्लड में तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बोन मैरो में रहती हैं माइलॉइड और lymphoid लिनिएजेस की सेल्स जब तक उनकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद देखिए, जो जब बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे क्या होता है, हमारी लगभग सभी बोन में लगभग सभी बोन में क्या होता है, एक रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिसमें इम्यून सिस्टम की सेल्स बनती हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो क्या हो जाता है, वो रेड बोन मैरो कई सारी बोन्स में से गायब होता चला जाता है और उसकी जगह फैटी टिश्यूज़ आते चले जाते हैं। ठीक है, फैटी टिश्यूज़ आते चले जाते हैं और रेड बोन मैरो वहाँ से गायब होता चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो तेज़ी से
कुछ बोन्स में तेज़ी से बोन सेल्स का फॉर्मेशन करने लग जाती हैं, और बीच में वाला जो टिश्यू होता है वो वहाँ पे फैटी टिश्यूज़ आ जाते हैं, बीच वाली जो जगह होती है। तो रेड बोन मैरो हर जगह नहीं पाया जाता एडल्ट्स में, लेकिन बर्थ के टाइम पे रेड बोन मैरो लगभग सभी बोन में प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद जब धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है तो बाद में क्या होता है, कुछ ही जगह पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है, मेनली हमारी लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। इसके अलावा स्कल में, रिब्स में, वर्टीब्रा में, हिप बोन, इन सब जगह पे भी प्रेजेंट होता है। लेकिन लॉन्ग बोन से आइसोलेट करना आसान होता है बोन मैरोज को। वर्टीब्रा, एक एक वर्टीब्रा में से तो उसको आइसोलेट करना अमाउंट भी कम होगा बोन मैरो का वर्टीब्रा में या रिब्स में या स्कल में। लेकिन जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, मेनली हमारी जो हिप बोन्स होती है, वहाँ से वो लॉन्ग बोन की होने की वजह से वहाँ से आइसोलेट करना बोन मैरो की सेल्स को आसान होता है। ठीक है, वहाँ से हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को आइसोलेट करना आसान होता है, या बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करना है तो वहाँ से निकाल के करेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये मेनली हम लोग लॉन्ग बोन्स को ही ध्यान में रखते हैं कि लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो पाया जाएगा। और बचपन में या जब बर्थ के टाइम पे लगभग सारी की सारी बोन में रेड बोन मैरो होता है, और वो इम्यून सिस्टम की सेल्स बनाने का काम करता है। इसलिए छोटे बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी पाई जाती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनकी, मतलब उनको इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसमें इम्यून सेल्स बहुत तेज़ी से बनने लगती हैं, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन और जो कुछ भी प्रोसेस होती है उनमें ज़्यादा अच्छा होती है कंपेरेटिवली एक ओल्डर कोई पर्सन है उसमें, और छोटा अगर कोई पर्सन है उसके दोनों में कंपेयर किया जाए तो छोटे पर्सन की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थाइमस पे। बोन मैरो में इतना सफिशिएंट है, थाइमस में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये लंग्स के बीच में एक ऑर्गन होता है थाइमस, स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। ठीक है, थाइमस हमारे गले के पास या लंग्स के बीच में एक थाइमस ऑर्गन होता है, और इसमें क्या होता है, थाइमस में मैचुरेशन होता है टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थाइमस में होता है, इसलिए उनका नाम टी लिम्फोसाइट पड़ा। टी से थाइमस, टी से टी लिम्फोसाइट। और थाइमस क्या होता है, एक चीज़ और इसके साथ होती है कि जब इंसान छोटा होता है, मतलब जब चाइल्डहुड के दौरान थाइमस बड़ा होता है, बड़े साइज़ का होता है, लेकिन जैसे जैसे एडल्टहुड आता जाता है इसका साइज़ छोटा होता चला जाता है। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा थाइमस के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमेच्योर टी सेल्स को हम कहते हैं थाइमोसाइट्स। ठीक है, एक होती है थाइमिक सेल्स और एक होता है थाइमोसाइट्स। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, थाइमिक सेल्स एक होता है थाइमिक सेल्स, एक होते हैं थाइमोसाइट्स। थाइमोसाइट्स किसको कहते हैं, इमेच्योर टी सेल्स को, और थाइमिक सेल्स किसको कहेंगे, जो थाइमस में प्रेजेंट होने वाली सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ थाइमस। तो ये दोनों टर्म हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए इनके बारे में क्लियर होना ज़रूरी है कि सेल्स जो थाइमस में प्रेजेंट होती हैं उनको थाइमिक सेल्स कहते हैं, और थाइमोसाइट्स किसको कहेंगे, इमेच्योर टी सेल जो वहाँ मैच्योर होने के लिए पहुँचती हैं। उसके बाद क्या होता है, इनसाइड थाइमस टी सेल जनरेट यूनिक एंटीजन रिसेप्टर। थाइमस में पहुंचने के बाद टी सेल्स में कुछ कुछ रिसेप्टर डेवलप होने लग जाते हैं जिनको हम टीसीआर कहते हैं। टीसीआर टी सेल के मेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एंटीजन के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। तो टी सेल में जो टीसीआर का डेवलपमेंट है, टी सेल जब आती हैं थाइमस में मैच्योर होने के लिए तो उनके पास कोई भी रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होते, सारे के सारे रिसेप्टर्स यहाँ आने के बाद ही बनते हैं। ठीक है, तो टीसीआर का डेवलपमेंट भी थाइमस में ही होता है। उसके बाद टीसीआर के डेवलपमेंट हो जाने के बाद थाइमस में पॉजिटिव सिलेक्शन, निगेटिव सिलेक्शन होता है टी सेल्स का। निगेटिव सिलेक्शन में सेल्स क्या होती है, डेथ की तरफ चली जाती है, निगेटिव सिलेक्शन वाली सेल्स आगे नहीं बढ़ पाती, मैच्योर नहीं हो पाती। पॉजिटिव सिलेक्शन जो कि कॉर्टिकल रीजन में होता है थाइमस के, वो सेल्स आगे फिर मैच्योर टी सेल बना लेती है। तो आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि दो तरीके के सिलेक्शन होते हैं थाइमस में, पॉजिटिव सिलेक्शन और निगेटिव सिलेक्शन, और इसको जो हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, थाइमिक सिलेक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम टी सेल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रही हूँ। और बस इतना समझ जाइए कि थाइमस में थाइमिक सिलेक्शन होता है जो कि एक पार्ट है टी सेल के डेवलपमेंट का, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव सिलेक्शन और निगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन कॉर्टिकल रीजन में होता है थाइमस के, और निगेटिव सिलेक्शन मेड्यूलरी रीजन में होता है। ये सारे पॉइंट्स हमें बस इसमें ध्यान में रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें तो जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे, अभी ये चीज़ यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अभी बस आप थाइमस के बारे में इतना समझ लीजिए कि टी सेल की मैचुरेशन का पॉइंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसका फंक्शन पता ही चल गया, मैचुरेशन ऑफ टी सेल। और थाइमस जो होता है वो लार्ज होता है चाइल्डहुड में, और जब जैसे जैसे एडल्टहुड आता चला जाता है थाइमस का साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो आज के इतना ही रखते हैं, कल हम आगे थाइमस के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स देख लेंगे, उसके बाद फिर टी सेल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसमें हमारी सब चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए बच्चों, थैंक यू।